जमींदार के खेतों में काम करने निकला था, तभी रास्ते में उसे गांव की ही एक औरत दिखती है। अरे भोंदू भाई साहब, मैं तो आपको देखकर हैरान ही रह गई। आपके सर पर तो अब एक भी बाल नहीं बचा है। वैसे सच कहूँ तो अभी पिता बनने की उम्र में दादा लग रहे हैं आप। भोंदू उस औरत की तरफ देखता है और सर झुकाकर आगे बढ़ जाता है। अब खेत पर पहुंचकर भोंदू काम करने लगता है। अरे भोंदू, तुझे मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ। इतनी कड़कती धूप में तेरा तबले जैसा टकला अलग ही चमक रहा होता है। क्यों जमींदार साहब इतना मजाक बना रहे हो आप मेरा? एक तो मैंने अपने इस गंजेपन को दूर करने के लिए हर तरह की दवा दारू कर ली, लेकिन कहीं कोई बात ही नहीं बन रही। अरे दवा दारू करवाने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी पूरा गांव जानता है कि तू भोंदू नहीं बल्कि गंजा सर है। क्या बताऊं मालिक, जब से माता पिता गुजरे हैं तब से तो मेरे सर पर सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, और जिम्मेदारियों के साथ चिंता और बुढ़ापा भी शादी के बाद ही आ गया। बस इसी मारे सर के सारे बाल उड़ गए। अच्छा, ठीक है। तुझसे दो चार बातें क्या करने लगता हूँ, तू तो अपना दुखड़ा ही सुनाने लग जाता है। चल काम पर ध्यान दे, और हाँ, जल्दी हाथ चला। अरे भोंदू, सच कहूँ तो तुझे देखकर तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है। तेरी बीवी तो कहती होगी कि किस लड़के के बाप से शादी कर ली मैंने, है? इतना कहने के बाद जमींदार के खेत में काम कर रहे लोग एक साथ हंसते हुए भोंदू का मजाक बनाने लगते हैं। मेरे गंजेपन का और मेरी मजबूरी का हर कोई मजाक बनाता है, यहाँ तक कि मेरी खुद की पत्नी लाजो भी मुझे कुछ नहीं समझती। न जाने मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी। भोंदू सुबह ही घर से काम के लिए निकल जाया करता। और देर शाम घर लौटता। जब भोंदू शाम के समय घर लौटता है, आ गए आप? क्या बात है, आज तो मेरा चंद्र ग्रहण उदास है, और इस उदासी का कारण मैं जान सकती हूँ क्या है? किसी ने भाव नहीं दिया, या फिर कोई तुम्हारे इस गंजेपन का मजाक बना गया? एक गिलास पानी मिलेगा, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, क्यों नहीं, ये लो पानी। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कल शहर से मेरी सहेलियां आ रही हैं, तो जरा उनके सामने ठीक से रहना। और वो जो बिग है ना, मैंने तुम्हें ला कर दी है, वो अच्छे से लगा लेना। क्या कल तुम्हारी सहेलियां आएंगी? अब वो भी मेरा मजाक बनाएंगी। नहीं, उन्हें मना कर दो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, बोल दो। जितना तुमसे कहा है उतना करना, और बिना बिग के मेरी सहेलियों के सामने आने की जरूरत नहीं है। और अगर आए तो तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मैं याद रखना। मेरी सहेलियों के पतियों को देखा है, इतने सुंदर और अच्छे दिखते हैं, जिन्हें देखकर तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। न जाने मैं भी किस दुविधा में फंसा हुआ हूँ। भोंदू को न सिर्फ उसकी पत्नी, गांव वाले और जमींदार मजाक बनाया करते थे, बल्कि गांव का बच्चा भोंदू को देखकर उजड़ा चमन, चंद्र ग्रहण, गरम तवे जैसा सर वाला और न जाने क्या क्या कहते थे। अब अगले रोज लाजो की सहेलियां लाजो के घर आती हैं। अरे लाजो, पहले से तो तू और भी ज्यादा सुंदर हो गई है। क्या बात है, लगता है जीजा जी तुझे खूब खिलाते पिलाते हैं। वैसे जीजा जी से याद आया, कहीं नजर नहीं आ रहे वो? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे आने की खबर उन्हें मिली और वो कहीं छुप कर बैठ गए? अरे नहीं, घर में ही है। आज तो मैंने उन्हें काम पर भी नहीं जाने दिया। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी सहेलियां आएंगी, तो आपको घर पर ही रहना है। लाजो अपने पति को आवाज लगाती है। भोंदू जब अपने कमरे से निकलकर आता है तो लाजो का लाया हुआ विग लगाकर एकदम हीरो लग रहा होता है और कमीज पैंट पहने होता है। भोंदू को पहचानना मुश्किल था। अजी, क्या लग रहे हैं आप?
अरे क्या बात है लाजू, जीजा जी को तो मैं पहली बार देख रही हूँ। शादी में तो मैं तेरे आ नहीं पाई, लेकिन अब जीजा जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि सचमुच तेरे पति जैसा हम सहेलियों में से किसी का पति नहीं है। वो तो मुझे भी पता है कि मेरे पति जैसा और कोई है ही नहीं। लाजो सच बताऊं तुझे तो मेरे पति के एक एक बाल सर से गिर चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पति नहीं बल्कि ससुर हो वो। उसे तो मैं कहीं लाती और ले जाती भी नहीं हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रही है? रमेश जीजा जी के बाल झड़ गए हैं, वो गंजे हो गए हैं। अरे इस गंजीपन की समस्या तो मेरा मतलब सभी को है आजकल। भोंदू जब माला के मुंह से ये सुनता है कि उसके पति के बाल भी झड़ चुके हैं और वो गंजा है, तो भोंदू खुशी से अपने बालों को झटक कर हाथ फेरता है। तभी उसका बिग हाथ में आ जाता है। हाय दैया, रे दैया, अरे लाजू, तू तो अभी अपने पति की बड़ी तारीफ कर रही थी। ये क्या खोदा पहाड़ निकली चुईया? मैं तो खामखा अपने पति की बुराई कर रही थी, लेकिन तेरा पति तो बुराई करने लायक भी नहीं बचा। ये तो मेरे पति से भी ज्यादा गया गुजरा लग रहा है। अरे अब तू तो जानती है ना, आजकल के मर्दों के बाल शादी के बाद ही झड़ना शुरू हो जाते हैं और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो तो मैंने शर्म की वजह से इन्हें विग लगाने के लिए कहा था, लेकिन इससे भी ये नहीं संभाल पाए। कोई बात नहीं, मुझे तो बस हंसी आ रही है जीजा जी को देखकर। भोंदू ये सुनने के बाद अपना सर नीचे कर लेता है और घर से बाहर चला आता है। अब देर शाम जब भोंदू घर लौट कर आता है तो लाजो अपने पति से खूब लड़ती झगड़ती है। एक काम कहा था आपसे, वो भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, बहुत हो गया, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। एक पल को मैंने सोचा था कि तुम्हारे इस उजड़े हुए चमन के साथ रह लूंगी, लेकिन अब नहीं। तो तुमने फैसला किया है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने मेरी सहेली के सामने मेरी इज्जत नहीं रखी, और अब मैं पूरे गांव के सामने तुम्हारी इज्जत रखकर या तुम्हारे साथ रहकर क्या करूंगी? माफ करना मुझे, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर गलती से कल को मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बन गई तो तुम मेरे बच्चों के बाप नहीं बल्कि दादा लगोगे। लाजो घर छोड़कर चली जाती है। अब भोंदू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले ही भोंदू अपने गंजेपन से दुखी था, लेकिन अब पत्नी के छोड़कर जाने का दुख और गम उसे खाए जा रहा था। अरे भोंदू, क्यों इतना उदास रहता है? अब तेरी बीवी तुझे और तेरे इस तन्हा गंजेपन के साथ तुझे छोड़ गई है, तो तुझे ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि तुझे गांव की लड़की तो क्या औरतें भी भाव न दे। तभी वहाँ जमींदार आता है। अरे अरे, क्यों बेचारे भोंदू का मजाक बना रहे हो भाई? हैं? अभी तो इसकी बीवी ही इसे छोड़ कर गई है, वरना जैसे इसके हालात हैं उस हिसाब से तो ये खुद दुनिया छोड़कर चला जाए। वहाँ मौजूद सभी लोग भोंदू का मजाक बनाकर हंसने लगते हैं, लेकिन भोंदू चुपचाप उनकी बातें सुनकर काम करने में लगा होता है। अब देर शाम भोंदू जमींदार से पैसे मांगने की बजाय गांव छोड़कर जाने का फैसला लेता है। शाम का समय था और भोंदू जंगल की तरफ निकल पड़ता है। गांव के लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। जब भी बच्चे मुझे देखते हैं तो वो भी मुझे इज्जत नहीं देते, और ये सब मेरे इस गंजेपन की वजह से हो रहा है। मैं अब इस गांव में कभी लौटकर नहीं आऊंगा। भोंदू इतना कहकर दुखी हो ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। अरे कोई तो मुझे बचाओ, अरे मेरी मदद करो भैया, अरे कोई मुझे इस गड्ढे से निकालो। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाना होगा, लेकिन आसपास कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। भोंदू उस आवाज की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि पास के गड्ढे में बैसाखी के सहारे पर एक लंगड़ा आदमी छोटे से गड्ढे से निकल नहीं पा रहा था, जिसे भोंदू उस गड्ढे से निकालता है। अरे धन्यवाद आपका, जो आपने मेरी मदद की। मैं यहीं पास में एक झोपड़ी में रहता हूँ। मेरा नाम चुंबक राम है।
लेकिन एक पैर से अपाहिज होने की वजह से मैं इस छोटे से गड्ढे से भी आसानी से निकल नहीं पा रहा था। लेकिन आप कौन? मैंने आपको आज से पहले तो देखा नहीं। मेरा नाम भोंदू है और मैं पास के गांव में रहता था, लेकिन अब इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि मेरे इस गंजेपन का लोग मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। भोंदू लंगड़े चुंबक राम को सारी बात बता देता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने मेरी सहेली के सामने मेरी इज्जत नहीं रखी, और अब मैं पूरे गांव के सामने तुम्हारी इज्जत रखकर या तुम्हारे साथ रहकर क्या करूंगी? माफ करना मुझे, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद वो लंगड़ा आदमी भोंदू को अपने छोटे से झोपड़े में आसरा देता है। अरे तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। इधर जमींदार के घर एक ब्राह्मण पूजा करवाने के बाद पूरी सब्जी खा रहा होता है। तभी जमींदार का बेटा मोहन उसे देखकर कहता है, अरे ब्राह्मण जी, और कुछ लेंगे आप? लगता तो नहीं है कि और कुछ लेंगे, क्योंकि आपका तो खा खा कर पेट ही निकला हुआ है। मोहन, यह क्या तरीका है ब्राह्मण जी से बात करने का? अभी के अभी उनसे माफी मांगो। पिताजी, आपको पता भी है, करीब 1 घंटे से ये खाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भरा है। जैसा शरीर है आलू जैसा, वैसे ही खा भी रहे हैं। सत्यानाश हो तेरा, जो तूने मुझे आलू जैसा कहा। मैं अभी इसी वक्त तुझे श्राप देता हूँ कि तू पूरा का पूरा आलू बन जाए। नहीं ब्राह्मण जी, ऐसा मत कीजिए। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा बेटा तो चलता फिरता आलू बन गया। मोहन, मैंने तुझे मना किया था ना कि ब्राह्मण जी को ऐसे मत बोल। ब्राह्मण जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप इसे पहले जैसा बना दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी कही हुई वाणी वापस नहीं ले सकता। और इस बालक ने एक ब्राह्मण को अपशब्द कहे हैं, जिसका खामियाजा ये भुगत रहा है। जमींदार उस ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ता है और रोने लगता है। यहाँ तक कि जमींदार ब्राह्मण से लाख गुहार लगाता है कि वो उसके बेटे को पहले जैसा कर दे। भले ही तुम्हारे बेटे ने मुझे अपशब्द कहे हों, लेकिन सच तो यह है कि ये तुम्हारे यानी इस बच्चे के माता पिता के कर्मों का नतीजा है जो इसे मिल रहा है। क्या तुमने कुछ समय पहले किसी की निंदा की थी, या किसी को नीचा दिखाया था, या फिर किसी का अपमान किया है? ब्राह्मण की बात सुनकर जमींदार कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद वो ब्राह्मण से कहता है, मेरे यहाँ भोंदू नाम का एक व्यक्ति काम करता था। अरे दवा दारू करवाने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी पूरा गांव जानता है कि तू भोंदू नहीं बल्कि गंजा सर है। क्यों जमींदार साहब इतना मजाक बना रहे हो आप मेरा? उसका मजाक बनाया है और यही वजह है कि वो गांव छोड़कर जा चुका है। बस उसे ढूंढ कर ले आओ और उससे माफी मांगो और उसे गांव में जगह दो, तब जाकर तुम्हारे बेटे को मैं पहले जैसा कर सकता हूं। बिना पुण्य पाप का नाश होना असंभव है। जमींदार अब कड़ी मेहनत लगाकर अपने आदमियों से भोंदू को ढूंढने को कहता है। भोंदू तो मिल जाता है, लेकिन भोंदू के साथ गांव वापस चुंबक राम भी आता है। अब दोनों गांव आते हैं तो ब्राह्मण जमींदार के बेटे मोहन को आलू से वापस इंसान बना देता है। अरे मैं फिर से इंसान बन गया। अरे मैं फिर से इंसान बन गया। जमींदार बहुत खुश होता है, लेकिन उन दोनों के ही आंखों में अब बदले की आग चमक रही थी। दूसरी तरफ भोंदू और चुंबक राम मिलकर गांव में एक दुकान खोल लेते हैं। अब हम यहीं से कमाना शुरू कर देंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होगी।
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जमींदार ने भोंदू को गांव वापस बुला लिया था। अब मोहन भी ठीक हो चुका था, लेकिन दोनों ही अपना बदला नहीं भूलते और मौका पाकर अंधेरी रात में चुंबक राम और भोंदू की दुकान के सामानों में मिलावट कर देते हैं। तुम गांव वाले इस लंगड़े और गंजे को यहाँ से मारते हुए निकालोगे। अब गांव वालों को जब इस मिलावट का पता चला तो गांव वाले दोनों पर पथराव करते हैं, जिसमें भोंदू और चुंबक राम घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ से ब्राह्मण गुजर रहा होता है। मुझे पूरा यकीन है इन दोनों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। चाहे तो मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। इस सबूत को लोगों के सामने लाने के लिए ब्राह्मण अपनी शक्तियों से समय को पीछे लेकर जाता है, जहाँ गांव वाले साफ साफ देख पाते हैं कि रात के अंधेरे में जमींदार और उसके बेटे ने भोंदू और चुंबक राम की दुकान के सामान में मिलावट की है। तो चोर आप लोगों के सामने है, पथराव इन पर कीजिए और इन्हें निकाल दीजिए गांव से बाहर, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। अरे गांव वालों, देखते क्या हो, मारो इन्हें और निकाल दो गांव से। हाँ, ये लोग यहाँ रहने के लायक नहीं है। हाँ। गांव वाले जमींदार और उसके बेटे को गांव से निकाल देते हैं और भोंदू अपने दोस्त चुंबक राम के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।